सबको जोहार, जय जोहार, जय आदिवासी, जय भारत। सबके जुड़ जाने का इंतज़ार कर रही हूँ। 8 लोग लाइव दिख रहे हैं, मुझे जुड़ चुके हैं। प्रकृति संरक्षक कोई तो जोहार दी जोहार, कृष्णा चारपोटा जय जोहार दी जय जोहार, कोई तुर गोंड विशंबर मरकाम जोहार, ट्राइबल रामू जोहार। 21 लोग जुड़ चुके हैं, सबको जोहार। संजू दुर्वे सेवा जोहार, सुभाष पारगी जोहार, विष्णु मैडा जोहार, कल्पेश गनावा जोहार। सबको जोहार। फिर से जय जोहार, जय आदिवासी, जय भारत। जैसा कि सबको आज मेरे लाइव आने का कारण पता ही है कि कल 15 अगस्त यानी कि आज़ादी का दिवस है। आज़ादी के 75 साल हो चुके हैं, लेकिन आज़ादी के 75 साल होने के बावजूद भी आदिवासियों की स्थिति जैसे कि तैसी है। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी है आज़ादी को लेकर, आदिवासियों की आज़ादी को लेकर, कि जिसके बारे में बहुत भ्रम की स्थिति पैदा हुई है। और इनफैक्ट मुझे लगता है कि आदिवासियों की आज़ादी को लेकर बहुत सारी चीज़ ऐसी है जिनके बारे में जो हमारे सोशल एक्टिविस्ट है या फिर हमारे जो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव है, नेता, मंत्री, विधायक, सांसद को भी पता नहीं है। हाँ, जो कलेक्टर आईएएस जो आते हैं उनको कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत कुछ मालूम है, चूँकि वो पढ़ के आते हैं। चूँकि उनको जो कलेक्टर होते हैं वो अंग्रेज के समय के से ही चलते आ रहे हैं, और सत्ता के हस्तांतरण होने के बाद कलेक्टर्स को ही मतलब यहाँ पे पावर दिया गया, वही सेम टू सेम है आईएएस, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस का, जो कि आज़ादी के पहले अंग्रेजों के पॉलिटिकल एजेंट होते थे। तो जैसा कि मैंने आज आप लोगों को बोला भी था कि जो आदिवासी क्षेत्रों के आज़ादी का जो सच है उसके बारे में आज मैं आप लोगों को बताऊंगी। आपने कुछ दिनों पहले सोशल मीडिया पे भी वायरल होते आ रहे, कुछ सालों से वायरल होते आ रहे हैं, 1 जनवरी 1948 यानी कि जिस दिन आज़ाद भारत का 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ, लेकिन 1 जनवरी 1948 को एक जालियांवाला बाग हत्याकांड से भी भयंकर हत्याकांड हुआ था आज़ाद भारत में, जो कि आज़ाद भारत के ही सिपाही, जो हमारे ही सिपाही थे, उन्होंने आदिवासी क्षेत्र जो कि झारखंड में थे, सरायकेला खरसावा में बहुत बड़ा हत्याकांड हुआ था, आदिवासियों का हत्याकांड हुआ था। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं इनसे रिलेटेड ही है। जो 15 अगस्त है या फिर मतलब कि जो हमको आज़ादी मिल रही थी, तो एक तरफ से आज़ादी मिल रही थी, नो डाउट बहुत सारे इस पे विरोधाभास की भी स्थिति पैदा हो रही है। न्यूज़ चैनल्स में भी काफ़ी आज़ादी को लेकर, पिछले चीज़ों को लेकर दिखा रहे हैं, भ्रम की स्थिति पैदा है। खैर, वो सारी आज़ादी की जो बातें हैं वो तो मतलब कि सामान्य लोगों पर लागू पड़ती है, लेकिन आदिवासियों पर ये जो आज़ादी का जो मतलब कि महोत्सव है कितना लागू पड़ता है, या फिर आदिवासियों को कितनी आज़ादी मिली थी, इसके बारे में मैं थोड़ा बताना चाहूँगी। तो जैसा कि सबको ज्ञात ही है कि जिस समय पे देश आज़ाद नहीं था उसके पहले कई सारे लोग भारत में आकर व्यापार के रूप में यहाँ पर रह जाते थे। बाहरी लोग आते थे, व्यापार के रूप में रह जाते, जिसमें मुगल भी थे, तुर्क भी थे, बाकी कई सारे थे, आर्य थे, ठीक है। उनके साथ साथ में जब उनसे कभी भी ट्राइबल गुलाम उनके अधीन नहीं आया, लेकिन खासकर जो भ्रम की स्थिति है लोगों में कि अंग्रेजों ने आदिवासियों को गुलाम बनाया था, तो ये सारी चीज़ें भी मुझे लगता है कि पूरी तरह से सही नहीं है। मुगल है जो वो पूरे आदिवासी क्षेत्रों पर या फिर कहीं पर भी आदिवासियों पर को गुलाम नहीं बना सके थे, उन पर शासन नहीं कर पाए थे। साथ ही साथ जो आदिवासी हैं, पूरे भारत के जो आदिवासी हैं, उन पे भी जो अंग्रेज है उनको गुलाम नहीं बना पाए थे, उन पे शासन वो नहीं कर पाए थे। तो
मैं ये बता दूं कि आज़ादी के पहले जैसे कि हम पढ़ते भी आ रहे हैं, बहुत सारे चीज़ें जो हैं लोगों को पता नहीं थी। अभी धीरे धीरे सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को पता चला कि 5वीं अनुसूची क्या है, संविधान का 5वीं अनुसूची क्या है, संविधान का 6ठी अनुसूची क्या है, 13(3) क्या है, और फिर अनुच्छेद 244(1) क्या है। बहुत सारे लोगों को ये चीज़ मालूम चला। फिर धीरे धीरे मालूम चला कि नहीं, ये सारी चीज़ें जो है संविधान में लिखित है, ये हमको हमारे बाप दादाओं ने अंग्रेजों से लड़कर दिलवाया था, जिसको कि अगर हम पढ़ते हैं तो हमको मालूम चलता है कि ऐसे जो क्षेत्र थे या फिर आदिवासी बाप दादाओं ने अंग्रेजों से लड़के हमको ऐसे क्षेत्र दिलवाए थे जहाँ पे अंग्रेजों का कोई भी सामान्य कानून हम पे लागू नहीं पड़ता था, और जिन क्षेत्रों को बोला जाता था वर्जित क्षेत्र और आंशिक वर्जित क्षेत्र, या फिर कालांतर में कहा जाए कि 1874 में वह क्षेत्र जो थे, जो कि वर्जित क्षेत्र थे, जहाँ पे अंग्रेजों के कानून है वो लागू नहीं पड़ते थे, उन क्षेत्रों को कहा गया था आपका वो शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट एक्ट के रूप में उसको नोटिफाइड किया गया था। तो आज भारत का संविधान भारत में लागू है। आपका 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ, और इस प्रकार से भारत की कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका पूरे भारत भर में लागू हुई, जिसके अधीन हमको रहना पड़ता है। अगर हम यहाँ की कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका को नहीं मानते हैं, तो यानी कि हम संविधान को नहीं मानते हैं किसी प्रकार से, तो फिर हम यह कहा जाता है कि हम संविधान के खिलाफ काम कर रहे हैं। तो आपका 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ, और 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ। लेकिन यह जो भारत का संविधान है, कहीं ना कहीं हमको यह जानकारी नहीं है कि यह जो भारत का संविधान है, यह ब्रिटिश के जो अंग्रेजी संविधान थे। अब ब्रिटिश कालीन में भी जब अंग्रेजों ने यहाँ पे शासन किया था, आपका कंपनी के माध्यम से यहाँ पे व्यापार करने के लिए आए थे ब्रिटिश, यानी कि अंग्रेज यहाँ पे व्यापार के माध्यम से आए थे, और फिर धीरे धीरे करके पूरे भारत को गुलाम बना लिया था। लेकिन उस समय पे उनका जो संविधान था, उनको कहा गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, यानी कि भारतीय शासन अधिनियम। तो इस प्रकार से संविधान बनाकर वह पूरे भारत भर में शासन करते थे, करार के तहत शासन करते थे, या फिर उनके पॉलिटिकल एजेंट होते थे, इसको आज का कलेक्टर कहा गया। तो उस समय पे जो पूरे भारत के जो आदिवासी थे वो उनके गुलाम नहीं बने थे। चाहे वो किसी भी क्षेत्र की बात हो, वो भील क्षेत्र की बात हो, चाहे वो गोंड क्षेत्र की बात हो, चाहे वो झारखंड के आदिवासी क्षेत्र की बात हो, या फिर आसाम हो गया, मेघालय हो गया, त्रिपुरा हो गया, या फिर नॉर्थ ईस्ट के जितने भी ट्राइबल्स हैं उनकी बात करें, तो वो कभी भी अंग्रेजों के गुलाम नहीं बने थे। इस कारण से अंग्रेजों ने क्या किया था कि 3 तरह से आदिवासी क्षेत्रों पे, या फिर 3 तरह से पूरे भारत भर में शासन किया था। ठीक है, आप इस चीज को मतलब कि मोस्टली जो कलेक्टर होते हैं, आईएएस होते हैं, वो पढ़ के आते हैं। आप इंडियन पॉलिटी या फिर जो मतलब कि आईएएस की तैयारी करते हैं, उनको ये सारी चीजें मालूम है। तो 3 तरह का शासन उन्होंने किया था ब्रिटिश ने। चूंकि हम पर अंग्रेजों ने शासन किया था या नहीं किया था, इसके बारे में ये सारी चीजों को जानना बहुत जरूरी होता है। तो 3 तरह का शासन उन्होंने किया था। पहला हो गया ब्रिटिश इंडिया, ठीक है, दूसरा हो गया इंडियन स्टेट यानी कि राज्य रजवाड़े, और तीसरा हो गया ट्राइबल एरिया। तो इस तरह से 3 क्षेत्र डिवाइड करके उन्होंने आदिवासियों पे शासन किया था। और वर्तमान समय में भी भारत में उसी चीज का जब सत्ता का हस्तांतरण हुआ ब्रिटिश के माध्यम से, तो वर्तमान में भी भारत में भी जो है 2 तरह की शासन व्यवस्था चल रहे हैं। आपको ये पता ही होगा, एक तो होता है कि सामान्य क्षेत्र के जो गैर आदिवासी हैं, और जो आदिवासी क्षेत्र के या फिर पूरे भारत भर के जो आदिवासी है उनके लिए भी अलग व्यवस्था है। आप चाहे अभी भारत के जितने भी कानून हैं, एक उदाहरण दे रही, जमीन के कानून में ले रही हूँ, आपका सीएनटी एसपीटी एक्ट हो, या फिर जो टेनेंसी एक्ट है, छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट हो, या फिर राजस्थान टेनेंसी एक्ट हो, या मध्य प्रदेश लैंड रेवेन्यू कोड हो, या छत्तीसगढ़ लैंड रेवेन्यू कोड हो, उन सारे चीजों में आप एक चीज कॉमन देखेंगे कि बिना कलेक्टर की पूर्व मंजूरी के आदिवासियों की जमीन किसी भी गैर आदिवासियों को नहीं दी जा सकती। तो ये सारी चीजें हमको कहाँ से मिली? ये हमको हमारे बाप दादाओं ने अंग्रेजों से लड़ा, और अपने क्षेत्रों को वो यहाँ पे अंग्रेजों को अपने ऊपर में कब्जा नहीं करने दिया, गुलाम खुद को नहीं बनाने दिया। तब जाके एक आपको मतलब कि बहुत सारे लोगों को सोशल मीडिया के माध्यम से अभी मालूम चल गया है कि झारखंड में भी काफ़ी इसके आंदोलन हुए थे। हुल आंदोलन हुआ था, बिरसा मुंडा का आंदोलन हुआ था, इस तरह के कई सारे आंदोलन होते हैं। मैं उस पर ज़्यादा तो नहीं जाऊंगी, लेकिन इस प्रकार से अंग्रेजों को ये मालूम चला कि ये कौन लोग हैं। उन्होंने देखा कि अदर लोग तो जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में जब
कब्जा करने की कोशिश कर रही थी, संविधान बना रही थी। तो इस प्रकार से शासन करने के लिए उनको संविधान की जरूरत पड़ी, कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका का विस्तार करने की जरूरत पड़ी इलेक्शन के माध्यम से या फिर पॉलिटिकल एजेंट के माध्यम से। तब उन्होंने देखा कि जो रजवाड़े हैं, यानी जिनको कहा गया इंडियन स्टेट, ठीक है, जो इंडियन स्टेट या जो ट्राइबल एरिया या फिर जो आदिवासी या अन्य गैर आदिवासी उनके अधीन आ जाते थे, उनको उन्होंने कहा ब्रिटिश इंडिया। वैसे क्षेत्रों को, वैसे क्षेत्र जहाँ के जो राजे रजवाड़े हैं वो उनके अधीन में नहीं आते थे, लड़ते थे, तो उन क्षेत्रों को करार करके वो अपने अंदर में लिए, उसको कहा इंडियन स्टेट यानी कि राजे रजवाड़े। और तीसरा वैसे क्षेत्र है जो कि कभी भी, वैसे आदिवासी क्षेत्र हैं जो कि अंग्रेजों के गुलाम नहीं बने, उनको कहा गया ट्राइबल एरियाज। ठीक है, तो ट्राइबल एरिया में वैसे भी क्षेत्र हो सकते हैं। अगर हम सुप्रीम कोर्ट का समता जजमेंट पढ़ते हैं तो ट्राइबल एरियाज में आपके 5वें 6ठे अनुसूची के क्षेत्र भी हो सकते हैं और 5वीं 6ठी अनुसूची के बाहर के क्षेत्र भी हो सकते हैं जो कि कभी अंग्रेजों के गुलाम नहीं बने। जैसे कि हम अगर गुजरात की बात करें, गुजरात के डांग क्षेत्र की, जो सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, जो कि कभी भी अंग्रेजों का गुलाम नहीं बना। तो ऐसे क्षेत्र 3 तरह के शासन उन्होंने किया था। तो उन्होंने देखा कि ऐसे कौन लोग हैं जो कि राजे रजवाड़े भी हमारे अधीन आ जाते हैं, जो ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पे शासन करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट यानी कि अंग्रेजों का संविधान लागू करना चाह रही है, या फिर कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका या फिर पॉलिटिकल एजेंट के माध्यम से शासन करना चाह रही है। लेकिन बाकी जो रजवाड़े हैं वो तो हमसे विलय कर ले रहे हैं संधि के माध्यम से, करार के माध्यम से हमसे तो संधि कर ले रहे हैं। लेकिन ये कौन लोग हैं जो कि मतलब कि छोटी सी धोती पहनते, इनके पास तन ढकने के लिए कपड़े नहीं हैं, या फिर कहा जाए कि जो हमारी जो व्यवस्था थी, हम कम में भी खुश थे, अपनी खेती करते थे, हम खेती उगाते थे, उससे खा पी के हम खुश रहते थे। लेकिन उनको लगता था कि ये अभावग्रस्त लोग, ये लोग कौन लोग हैं जो अभाव होने के बावजूद भी हमारी गुलामी स्वीकार नहीं करते हैं, मर जाना पसंद करते हैं लेकिन हमारी गुलाम स्वीकार नहीं करते हैं। तो ये कौन लोग हैं? तब उन्होंने रिसर्च किया, बहुत सारे पॉलिटिकल एजेंट को भेजा। ठीक है, उसी दौरान पे पॉलिटिकल एजेंट के माध्यम से जब वो हम पे शासन करने के लिए आए थे, तो उसी दौरान पे कई सारे जो मिशनरीज फादर्स थे उनके माध्यम से जो कम्युनिकेट होते थे, जो आदिवासी क्षेत्रों में काम करते थे तो कम्युनिकेट होते थे, तो उनके माध्यम से उनको मालूम चला कि ये यहाँ के एबोरिजिन है, ये यहाँ के इंडिजिनस पीपल है, ये यहाँ के आदिवासी, यहाँ के मूल मालिक है। ये उनको मालूम चला अंग्रेजों को। तब जाके जब हमको जो बताया जाता है कि अंग्रेजों ने हम पे अत्याचार किया, नहीं, अंग्रेजों ने तब क्या किया कि सारे जो पूरे भारत भर में जो है, जैसे कि जो क्षेत्र उनके अधीन आए थे वहां पे ब्रिटिश इंडिया उन्होंने घोषित किया है, जहां पे उन्होंने अपनी कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका, ये सारे चीजों को उन्होंने उन क्षेत्रों में लगाया। ठीक है, इंडियन स्टेट की बात करें, राजे रजवाड़े पे उन्होंने करार के माध्यम से कि हमारे कुछ कानून आप पे लागू होंगे, कुछ कानून नहीं लागू होंगे, इस तरह का लगाया। और जब आदिवासियों के बारे में मालूम चला कि ये यहाँ के मूल मालिक है और बाकी के जो लोग हैं जो कि रजवाड़े हैं या फिर अदर्स लोग हैं, वो लोग कभी ना कभी यहाँ पे शासन करने के माध्यम से या फिर व्यापार करने के माध्यम से यहाँ पे बाहर से आए हुए लोग हैं, तो आदिवासी यहाँ के मूल मालिक इनको मालूम चला। तब जाके उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो है 1858 वो तो बनाया, लेकिन उसके बाद आदिवासी क्षेत्रों पे विशेष शासन के लिए उन्होंने शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट एक्ट बनाया 1874 में, जहां पे अंग्रेज का कोई भी कानून आदिवासियों पे लागू नहीं होता था। कब तक लागू नहीं होता था? जब तक कि जो राज्यपाल, जो वर्तमान के राज्यपाल हैं, वो वहां पे उस कानून, अंग्रेजी कानून को लागू करने के लिए पब्लिक नोटिफिकेशन नहीं निकालते। तो इस प्रकार से आदिवासियों पे अंग्रेजों का कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका लागू नहीं पड़ा, या फिर लागू पड़ा तो पॉलिटिकल एजेंट के माध्यम से वहां पे लागू करने की उन्होंने कोशिश की। इस दौर पे अगर हम एक बहुत ही फेमस, अगर बहुत सारे लोग पूछते हैं कि मानगढ़ की घटना, जो गुजरात राजस्थान का बॉर्डर है, उस जगह पे एक मानगढ़ की पहाड़ी है, वो एक ताजा तरीन उदाहरण है, या फिर मतलब कि बहुत ही फेमस उदाहरण है कि जहाँ पे अंग्रेजों ने अपने पॉलिटिकल एजेंट और फिर अब राजे रजवाड़ों जो उनके अधीन थे उनके तहत आदिवासी क्षेत्रों में शासन करने की कोशिश की, लेकिन आदिवासी वहां पे 1507 आदिवासी मर गए, लेकिन अंग्रेजों को अपने ऊपर शासन करने नहीं दिया, ना ही रजवाड़ों को या फिर उनके पॉलिटिकल एजेंट को अपने ऊपर शासन करने नहीं दिया। तो ना सिर्फ झारखंड, ना सिर्फ छोटा नागपुर, बल्कि भारत के कई सारे भूभागों में सारे आदिवासी, चाहे वो गोंड आदिवासी हो, चाहे संथाल हो, चाहे मुंडा हो, चाहे भील हो, बाकी सारे जितने भी कम्युनिटी के लोग थे, 500 से अधिक जनजाति
जाति जो थे उन लोगों ने क्या किया कि अंग्रेजों को अपने ऊपर शासन करने दिया ही नहीं। तो इस प्रकार से अंग्रेजों ने क्या किया कि ट्राइबल एरिया के माध्यम से भी आदिवासियों पे शासन किया, इनडायरेक्टली शासन किया, जहां पे अंग्रेजों का कोई भी कानून हम पे लागू नहीं होता था। तो ये बात बिल्कुल गलत है कि आदिवासी गुलाम थे या पूरा भारत गुलाम था। पूरा भारत गुलाम नहीं था, केवल ब्रिटिश इंडिया। वैसे क्षेत्र जो कि अंग्रेजों के अधीन थे वो ब्रिटिश इंडिया, वहां पे अंग्रेजों के कानून लगते थे, वहां पे अंग्रेजों के जो मतलब आपका कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका लगते थे, जो भी इस तरह की चीजें वहां पे होती थी। इंडियन स्टेट यानी कि राजे रजवाड़े, जो कि वैसे राजे रजवाड़े जो कि अंग्रेजों के अधीन नहीं हुए, वो क्षेत्र क्या है, वहां पे करार के तहत उन्होंने शासन किया। और जो ट्राइबल एरिया है उनको भी उस क्षेत्रों में भी उन्होंने कुछ कानून लगाए और बहुत सारे कानून, अंग्रेजी कानून वहां पे नहीं लगाए। तो हर एक राज्य में, जैसे झारखंड की बात करो तो झारखंड में जो अंग्रेज के समय के पुराने कानून थे मात्र 21 कानून लागू है। ऐसे ही हर एक राज्यों में, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, चाहे वो मध्य प्रदेश के जो आदिवासी क्षेत्र हो, चाहे वो जिनको अभी वर्तमान में 5 क्षेत्र कहा जाता है, तो ऐसे क्षेत्रों में राज्यपाल के माध्यम से जो पब्लिक नोटिफिकेशन आज़ादी के पहले निकाले गए होंगे कि यहाँ पे ये कानून लागू होंगे। छत्तीसगढ़ के राज्यों में, आदिवासी क्षेत्रों में ये कानून लागू होंगे, ऐसा नोटिफिकेशन 1950 के पहले का निकाला गया होगा। मध्य प्रदेश में भी 1950 के पहले के कौन कौन से कानून थे उनका नोटिफिकेशन निकाला गया होगा। वही अंग्रेजी कानून आज भी लागू होंगे। इस पर भी एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है, राम कृपाल भगत का जजमेंट, जिसमें यह चीज कहा गया है कि वैसे कानून जो कि अंग्रेजी काल में आदिवासी क्षेत्रों में लागू होते थे, वही कानून आज भी आदिवासी क्षेत्रों में लागू होंगे। वर्तमान कानून के बारे में मैं आगे चर्चा करूंगी, ठीक है, कि वर्तमान के जो कानून है वो क्यों लागू नहीं होते या फिर कैसे लागू होंगे, इसके बारे में आगे चर्चा करूंगी। तो इस प्रकार से फिर यहाँ पे ये तो हमको मालूम चल गया कि आदिवासी क्षेत्र कभी भी अंग्रेजों के गुलाम नहीं रहे थे। फिर हम गुलाम कैसे हो गए, या फिर हमको ये क्यों बताया गया कि हम अंग्रेजों के गुलाम रहे। फिर बात आई कि एक बहुत ही मतलब जो वहम की स्थिति है कि पूरे आदिवासी क्षेत्रों से लेके पूरे भारत भर में उस समय पर चुनाव होते थे। ये गलत बात है। आपका जो कम्युनल अवार्ड की बात की जाती है, तो आप इस पे इतिहास में जाके आप रिसर्च कर सकते हैं कि सारे लोग इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते थे, लेकिन आदिवासियों को, बैकवर्ड ट्रैक और बैकवर्ड ट्राइब को इलेक्शन का अधिकार नहीं था। और नहीं था, इस कारण से ही आदिवासियों पे अंग्रेजों का कोई भी कानून लागू नहीं होता था। तो इस प्रकार से जब बात आई कि जो भारत की जो ताजातरीन जो मतलब कि आपके जो आंदोलनकारी थे, उनको लगा कि शासन व्यवस्था हमारे हाथों में होनी चाहिए। तो इस प्रकार से जो भी मतलब कि आंदोलन हुए, चाहे जो भी जिस तरह की चीजें आज़ादी को लेके आंदोलन हुए, उसके बाद में अंग्रेजों ने 3 जून 1947 को, जो ब्रिटिश का एटली का प्लान जिसको कहा जाता है, एक प्लान लेके आए 3 जून 1947। ये तय हुआ कि 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद होगा, ठीक है। लेकिन 3 जून 1947 को ब्रिटिश एटली का प्लान वो लेके आए। उसमें उन्होंने ये कहा कि कोई भी राज्य चाहे तो अपना अलग देश बना सकता है। ये मतलब कि सारे आईएएस पढ़ के आते हैं। अगर आप आईएएस की तैयारी कर रहे हो तो ये आप मतलब कि सारे जितने भी डॉक्यूमेंट्स है, जितने भी आपके इससे रिलेटेड आपके बुक्स है, उस पर ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। 3 जून का ब्रिटिश एटली का प्लान ये आप ढूंढ सकते हैं। तो उसमें अंग्रेजों ने ये कहा कि हम देश छोड़ के तो चले जाएंगे, लेकिन एक शर्त है कि वैसे लोग जो कि आप एक काम करिए, जो आंदोलनकारी हैं, आप चाहे जवाहरलाल नेहरू हैं, चाहे जितने भी जो उस समय के आंदोलनकारी जिसके बारे में हमको पढ़ाया जाता है, उनको ये कहा, ये शर्त रखी कि वैसे लोग जो कि आप देश चलाएंगे, लेकिन जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के रूप में हम यहाँ पे तो शासन, कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका चला रहे थे, ठीक उसी प्रकार आपको एक संविधान की जरूरत पड़ेगी। तो आप एक काम करिए कि संविधान बनाना शुरू करिए, लेकिन हमारी शर्त ये है कि कोई भी लोग, भारत के जो क्षेत्र है, 3 तरह के क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में से कोई भी ऐसे क्षेत्र अगर मतलब कि बोलते हैं कि हम भारत के संविधान को नहीं मानेंगे, कब? आज़ादी के पहले उन्होंने कहा, 3 जून 1947 के पहले कहा, अगर भारत के संविधान को मानने से इनकार करे तो यह संविधान उन पे लागू नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरह का शर्त रखा। साथ ही साथ मतलब कि उन्होंने कहा कि लोग अपने भाषाई आधार पे या फिर मतलब कि सांस्कृतिक आधार पे या धार्मिक आधार पे अपना अलग देश बना सकते हैं। कब बोला? 3 जून 1947 के प्लान में बोला, ठीक है। तो उसके बाद आपका 16 जुलाई 1947 को इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट आया। मतलब कि जो करार है, आज़ादी का जो करार है, स्वतंत्रता अधिनियम,
ठीक है, वह आया। उसके बाद फिर उसमें आप बहुत सारे सेक्शंस है, आप 19 पढ़िए, आप 8 पढ़िए, आप 7 पढ़िए, आप 9 पढ़िए। किसका? इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट, गूगल पे मिल जाएगा, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 आप सर्च करिए तो उसके सेक्शंस में क्लियरली आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। ठीक है, तो उसके तहत मैं ज़्यादा कुछ उसमें नहीं पढ़ने को बोलूँगी, जो चीज़ें मैं बता रही हूँ आप उसमें से जो ब्रिटिश इंडिया, इंडियन स्टेट और ट्राइबल एरिया की बात कर रही हूँ, तो उस चीज़ को उसका जो करार हुआ, जैसे कि उन्होंने कहा कि अंग्रेजों ने कहा कि हम तो देश छोड़ के चले जाएंगे, लेकिन जो 3 तरह के क्षेत्र हमने शासन किया। कैसा? ब्रिटिश इंडिया, जहाँ पे हमने डायरेक्टली कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका लगाया। इंडियन स्टेट, राजे रजवाड़े, वैसे स्वतंत्र राजे रजवाड़े जिसपे हमने करार के तहत शासन किया, और वैसे ट्राइबल एरिया जिसपे हमने करार के तहत शासन किया। ये 3 क्षेत्र तो हम छोड़ के जा रहे हैं, लेकिन इन क्षेत्रों पे जैसे कि आपका इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट का सेक्शन 7A, यानी ब्रिटिश इंडिया पे तो हमने शासन किया, ये हम आपको छोड़ के जैसे का तैसा छोड़ के जा रहे हैं। दूसरी बात आई 7B, यानी कि इंडियन स्टेट, इस पे हमने करार के तहत शासन किया, तो ये आज़ाद हो गए। ये चाहे तो भारत में मिल सकते हैं, ये चाहे तो पाकिस्तान में मिल सकते हैं, या फिर ये चाहे तो इंडिपेंडेंट रह सकते हैं। ठीक, यही बात 7C यानी कि ट्राइबल एरियाज पे भी लागू हुई कि आप चाहे तो भारत में मिल सकते हैं, चूंकि उस समय पे भारत और पाकिस्तान के अलग होने की बात तय हो चुकी थी। ठीक है, 3 जून के इटली के प्लान के मुताबिक कि कोई भी अपना अलग देश बना सकता है, तो वो भारत पाकिस्तान अलग होने की बात को तय कर चुके थे। तो जो इंडियन स्टेट को भी उन्होंने यही शर्त रखा कि चूंकि हमने इंडियन स्टेट यानी कि 7B, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट के सेक्शन 7B के तहत जो इंडियन स्टेट है, इस पे हमने करार के तहत शासन किया था, पूरा अपना कानून, कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका नहीं लगाया था। तो इसका क्या है कि ये करार के तहत पे शासन किया, तो आप चाहे तो इनसे करार करके इसको भारत में मिलाए, चाहे पाकिस्तान में मिलाए, चाहे वो इंडिपेंडेंट रहे। ठीक है, 7C यानी कि ट्राइबल एरिया, इसके बारे में भी यही कहा कि वहां पे हमने करार के तहत शासन किया। आदिवासी क्षेत्रों के बारे में यही कहा कि उन क्षेत्रों में भी इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट का सेक्शन 7C, इन क्षेत्रों को भी हमने करार के तहत शासन किया। तो ये क्षेत्र भी चाहे तो आपका स्वतंत्र रह सकते हैं, या फिर भारत में मिल सकते हैं, या फिर पाकिस्तान में मिल सकते हैं। लेकिन चूंकि इन दोनों क्षेत्र कौन कौन से, आपके इंडियन स्टेट और ट्राइबल एरिया पे हमने करार के तहत शासन किया, तो ये चाहे तो अपना अलग देश बना सकते हैं, और अगर ये भारत में मिलना चाहे या पाकिस्तान में मिलना चाहिए तो सशर्त मिलेगा। अब शर्त क्या रहेगी? तो एक और मतलब कि वहां पे करार साइन हुआ, उसको कहा गया फॉरेन ज्यूरिडिक्शन एक्ट। फॉरेन ज्यूरिडिक्शन एक्ट आपको नहीं समझ में आए तो इसको एक नया नाम दिया गया, एक्स्ट्रा प्रोविंशियल ज्यूरिडिक्शन 1947। ठीक है, तो ये जो फॉरेन ज्यूरिडिक्शन एक्ट, आप अगर भारत का संविधान आप देखें तो उसमें अनुच्छेद 260 आप पढ़िएगा, आपको क्लियरली समझ में आ जाएगी। तो फॉरेन ज्यूरिडिक्शन एक्ट के बारे में कहा गया कि ये फॉरेन ज्यूरिडिक्शन एक्ट वैसे क्षेत्रों के लिए है जो कि भारत के अधीन नहीं रहे, या फिर अनुच्छेद 260 पे भी यही चीजें लिखी हुई हैं कि वैसे क्षेत्र, फॉर एग्जाम्पल अगर कहा जाए कि भारत के सीमाना के बाहर के जो क्षेत्र हैं, बाहर के जो देश हैं, वो चाहे तो मतलब कि करार के तहत भारत में उनको मिलाया जा सकता है, लेकिन शर्त यही रहेगी कि अनुच्छेद 260 में भी यही चीज है और फॉरेन ज्यूरिडिक्शन एक्ट में भी यही चीज थी। उसमें शर्त ये रहेगी कि जिन क्षेत्रों को करार के तहत भारत में मिलाया जाए, उन क्षेत्रों की कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका तीनों मतलब कि भारत की ही लगे जाएंगे, लेकिन वहां के जो स्थानीय विधि, वहां के जो लोकल लॉ है, उनको बिना छेड़छाड़ किए हुए उन क्षेत्रों को भारत में मिलाया जाएगा। इस तरह का अनुच्छेद 260 में वर्तमान में प्रावधान है। और आजादी के पहले फॉरेन ज्यूरिडिक्शन एक्ट के माध्यम से अंग्रेजों ने कहा कि आप चाहे तो इंडियन स्टेट यानी कि राजे रजवाड़े को अपने अंदर में मिला सकते हैं, और आप अगर चाहे तो ट्राइबल एरियाज जो कि स्वतंत्र होना चाहते हैं या फिर स्वतंत्र थे, उनको आप अपने अंदर में मिला सकते हैं, लेकिन बशर्ते आप वहां पे कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका लगाइए, लेकिन वहां की रूढ़ी प्रथा, वहां का जो लागू कानून है, उनके साथ आप छेड़छाड़ नहीं करिएगा। तो ट्राइबल एरियाज तो ऐसा हो गया कि करार के तहत भारत में मिला नहीं मिला, ये तो इस पे मैं आगे चर्चा करूंगी। लेकिन इस प्रकार से क्या हुआ, जो आदिवासी क्षेत्रों को भारत में मिलाया गया, लेकिन आज भी जो लोकल लॉ का जो शर्त था कि वहां की स्थानीय विधि, वहां की रूढ़ी प्रथा, वहां के जो विधि व्यवस्था के अनुसार, यहाँ की विधि व्यवस्था क्या है, जो हमारा ग्राम व्यवस्था है, जो मतलब कि हम बोलते हैं ना लोकसभा ना विधानसभा, सबसे अच्छी ग्राम सभा, तो हमारी जो ग्राम सभा वही यहाँ की लोकल लॉ है, यही यहाँ की रूढ़ी प्रथा है, जिसको फॉरेन ज्यूरिडिक्शन एक्ट के तहत यानी कि आज़ादी के करार के तहत
आदिवासी क्षेत्रों को भारत में मिलाया गया कि आप इनके रूढ़ी प्रथा से छेड़छाड़ नहीं करेंगे, आप इनके ग्राम व्यवस्था से छेड़छाड़ नहीं करेंगे और उसके अकॉर्डिंग ही आप अपनी कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका लगाइएगा। तो यही कारण है कि आज भी किसी भी तरह का कानून अगर लाना होता है, फॉर एग्जाम्पल आपके 2 कानून मैं बता रही हूँ। फॉर एग्जाम्पल एक आपका हो गया वन अधिकार अधिनियम, इस पे भी आपका ग्राम सभा का जिक्र है कि ग्राम सभा की मंजूरी के बिना नहीं किया जाएगा, या फिर किसी भी तरह का भूमि अधिग्रहण किया जाता है तो वहां पे भी यही बात बोली जाती है कि बिना ग्राम सभा की अनुमति के आपका भूमि अधिग्रहण नहीं किया जा सकता। या फिर आपका CNT SPT किसी भी तरह का जमीन का कानून, भूमि कानून, आपका लैंड रेवेन्यू कोड हो गया या फिर टेनेंसी एक्ट हो गया, वहां पे भी ग्राम सभा की अनुमति आवश्यक होती है। साथ ही साथ आपका जो सशर्त है कि आदिवासियों की रूढ़ी प्रथा के साथ छेड़छाड़ नहीं किया जाएगा। आपके कई सारे जजमेंट में आपको ये चीज देखने को मिलेंगे, आप चाहे समता जजमेंट उठा के देख लो या फिर आपका मधु किश्वर जजमेंट आके देख लो, तो उन सारी चीजों में यही चीज है कि आदिवासियों की रूढ़ी प्रथा के साथ छेड़छाड़ नहीं किया जाएगा और इसी चीज को संविधान के अनुच्छेद 13(3) में लिखा गया। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो आदिवासी क्षेत्र जो कि अंग्रेजों के अधीन नहीं था, जहां पे उन्होंने करार के तहत शासन किया था, तो उन क्षेत्रों को तो भारत में करार के तहत मिलाया गया। फॉरेन ज्यूरिडिक्शन एक्ट, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 के करार के तहत तो भारत में विलय किया गया, लेकिन शर्त यही रही कि कार्यपालिका, आप अपनी कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका लगा रहे हो तो यहाँ के ग्राम व्यवस्था, आदिवासियों के गांव व्यवस्था, आदिवासियों के जो मुंडा मानकी पढ़ा व्यवस्था या फिर डोकलोसर व्यवस्था या गमेती पटेल व्यवस्था, इसके अनुसार ही आप यहाँ पे इसके अधीन ही आप हस्तक्षेप कर सकते। अन्यथा आपका कोई भी कानून, आपका कोई भी कार्यपालिका, आपका कार्यपालिका दैट मीन्स कोई भी पुलिस प्रशासन वहां पे इंटरफेयर नहीं कर सकता। यही चीज आप IPC CRPC पढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक मैं बता रही हूँ कि कार्यपालिका का मतलब होता है कलेक्टर। अगर राज्य के स्तर पे देखें तो राज्यपाल, कलेक्टर और जो पुलिस प्रशासन है, ठीक है। पहले के जमाने में क्या होता था, आपका बहुत ज्यादा पीछे नहीं जाएंगे, आपको 1996 के पहले तक अगर हम जाते हैं तो वहां पे जब पुलिस गांव में घुसती थी तो गांव के पटेल से पूछ के घुसती थी। गांव के जो पारंपरिक मुखिया है, जो हेरिडेटरी पटेल है, उनसे पूछ के घुसती थी कि क्या हम आपके गांव में घुस सकते हैं। तो ये सारी चीजें कहाँ से आई? ये सारी चीजें आई इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट, यानी कि आपका जो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के करार के तहत, साथ ही साथ में जो फॉरेन ज्यूरिडिक्शन एक्ट है जिसको आप अनुच्छेद 260 में देख सकते हैं वर्तमान में, इसके तहत ही ये सारी चीजें आई कि आप कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका तीनों उन क्षेत्रों के जो कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका के तहत ही लगाइएगा। तो इस प्रकार से मतलब आपके बहुत सारे जजमेंट में, एक जैसे वेदांता जजमेंट की मैं बात करूं तो वहां पे भी इस तरह की चीजें, आपका इस तरह का जजमेंट क्यों आया कि ना लोकसभा ना विधानसभा, सबसे ऊंची ग्राम सभा। क्योंकि ये जो ग्राम सभा भी के बारे में कहा जाता है, आदिवासियों के जो ग्राम सभा के बारे में कहा जाता है कि ये मिनी संसद है, और ये मिनी संसद को पावर आपके हमारे पुरखों से चलता हुआ आया, और पुरखों की लड़ाई की बदौलत ही वो उन्होंने क्या किया, अंग्रेजों को झुकने पे आपका मजबूर कर दिया, और अंग्रेजों के झुकने के कारण ही अंग्रेज हम पे कानून नहीं लगा पाए, और अंग्रेजों के माध्यम से जो सत्ता का हस्तांतरण, यानी कि इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट के तहत जो भारत की सत्ता का, ब्रिटिश सत्ता का हस्तांतरण भारत की जो आंदोलनकारियों को हुआ, भारत की सरकार जब चली, तो जो आदिवासी क्षेत्र है, इन क्षेत्रों के जो रूढ़ी प्रथा के अकॉर्डिंग ही, उनके जो ग्राम व्यवस्था के अनुसार ही सारे कानून लागू होंगे, इस तरह का करार भी लागू हो गया। तो इस प्रकार आपका 15 अगस्त 1947 को आपका देश आजाद हो गया। लेकिन उसके पहले ही आपका मैंने 3 चीजें बताई। 3 जून 1947 का ब्रिटिश एटली का प्लान, जिसके तहत उन्होंने कहा कि वैसे अगर कोई भी मतलब कि भारत के कोई भी ऐसे लोग जो कि भारत का संविधान को नहीं मानना चाहेंगे तो उस पर जबरदस्ती लागू नहीं किया जाएगा। तो उस दौरान पे आपका 1947 से 1950, जैसा कि हमको पता है कि भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, लेकिन उस दौरान पे 2 साल 11 माह 18 दिन भारत के संविधान को बनाने में समय लगा। तो उस दौरान का जो संविधान सभा का जो वाद विवाद होता था, उस पे भी काफी सारी किताबें हैं, जिसकी 8 वॉल्यूम की किताबें मेरे पास में भी, मैंने काफी कुछ पढ़ा हुआ है। तो उसमें आदिवासियों की जो रिप्रेजेंटेटिव या प्रतिनिधि के रूप में आपके 5 आदिवासी वहां पे गए थे, जयपाल सिंह मुंडा, धर्मधरी बसुमतारी,
ठीक है। मंगरू उइके, राम प्रसाद पोटाई, बोनीफास लकड़ा, ये 5 आदिवासी संविधान सभा में हमारे रिप्रेजेंटेटिव बन के गए थे। संविधान सभा जब मैं पढ़ रही हूँ तो जैसा कि 3 जून 1947 का प्लान, ब्रिटिश एटली का प्लान में मतलब कि स्पष्ट था कि वैसे लोग जो भारत का संविधान को नहीं मानेंगे आप उन पे लागू नहीं करिएगा, ये शर्त रखा गया था। तो वहाँ पे मैं पढ़ रही हूँ कि उड़ीसा से आपका वहाँ पे मतलब उनका नाम मैं भूल रही हूँ चूंकि मेरे पास संविधान सभा तो अभी नहीं है, लेकिन एक स्टेटमेंट ये भी था जो संविधान सभा में जो लोग जब बातचीत कर रहे हैं, जो कि लिखित है, उसमें कह रहे हैं कि उड़ीसा के जनप्रतिनिधियों का हमारे पास पत्र आया है और वह ये कह रहे हैं कि हमको आपका बना हुआ संविधान हमको मंजूर नहीं है। इस तरह की बातें संविधान सभा के डिबेट में लिखी हुई है, ठीक है। और भी कुछ चीजें लिखी हुई है जयपाल सिंह मुंडा के बारे में कि वो बोल रहे हैं कि 5वीं अनुसूची के तहत आप आदिवासी क्षेत्रों को तो भारत में विलय कर रहे हो, लेकिन 5वीं अनुसूची के बारे में जब भी चर्चा करने की बात आती है तो आप मतलब कि हमको बताते नहीं हो। जो कि आदिवासियों के रिप्रेजेंटेटिव होने के नाते उनका ये बहुत ही फर्ज बनता था कि वो जब भी आदिवासी क्षेत्र यानी कि 5वीं अनुसूची की चर्चा हो तो उनको वहाँ पे मौजूद होना जरूरी होता था, लेकिन वो उनको सूचित नहीं किया जाता था। इस तरह की चीज़ें भी संविधान सभा के वाद विवाद में मैंने पढ़ा। तो इस तरह के और भी कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि नागालैंड पे बहुत सारी बहस है, तो नागालैंड के बारे में भी ऐसी ही चीज़ें मतलब कि खुल के है, जिसके बारे में समय समय पे पोस्ट करते रहती हूँ, फोटोज़ भेजती रहती हूँ। संविधान सभा के फोटोज़ भी मतलब कि काफ़ी मैं फेसबुक पे डालती रहती हूँ। तो इस प्रकार आपका मैंने बताया कि 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हुआ। तो किस तरह से क्या आज़ादी के पहले भी आदिवासी क्षेत्रों के जैसे भील प्रदेश की मांग होती रही है, ठीक है, और कहा जाए कि झारखंड प्रदेश की मांग होती रही है या फिर गोंडवाना प्रदेश की मांग होती रही है, लेकिन पता नहीं किस साजिशन मतलब कि आदिवासियों को इससे आदिवासियों को इन सारी चीज़ों को बताया ही नहीं गया या फिर क्या रीज़न था वो मुझे नहीं पता, लेकिन कुल मिला के ये मालूम चला कि 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हो गया। और जो स्वघोषित प्रधानमंत्री, स्वघोषित राष्ट्रपति, कानून मंत्री, गृह मंत्री, स्वघोषित मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हुआ, लेकिन संविधान जो है वो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। लेकिन उसके पहले ही आपके प्रधानमंत्री बन गए, उसके पहले ही आपके कथित राष्ट्रपति भी बन गए, उसके पहले ही कानून मंत्री कौन कौन थे? प्रधानमंत्री पंडित नेहरू, राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, आपके कानून मंत्री थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और गृह मंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो ये चारों की मैं बात कर रही हूँ। ये 15 अगस्त के बाद ही स्वघोषित बिना इलेक्शन के, पहले इलेक्शन हुआ करते थे, बिना इलेक्शन के वो स्वघोषित प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, कानून मंत्री, गृह मंत्री बन गए, ठीक है। अब यहाँ पे बात आती है कि वैसे क्षेत्र, इस पे क्वेश्चन ये उठता है कि वैसे क्षेत्र जो कि कभी ब्रिटिश के अधीन नहीं रहे थे या फिर जो सत्ता का हस्तांतरण अभी तक हुआ है वह ब्रिटिश इंडिया का हुआ है, ब्रिटिश क्षेत्र का हुआ है, ट्राइबल एरिया और इंडियन स्टेट का नहीं हुआ है। तो इन सभी लोगों की अधिकारिता पे भी प्रश्न उठता है कि ये बाकी क्षेत्रों के कानून मंत्री कैसे हो सकते हैं, बाकी क्षेत्रों के राष्ट्रपति कैसे हो सकते हैं, गृह मंत्री कैसे हो सकते हैं। कहा गया है कि गृह मंत्री ने लौह पुरुष थे, उन्होंने मतलब कि सारे क्षेत्रों को जो रजवाड़े थे बाकी क्षेत्रों को पूरे भारत में विलय करवाया, बहुत मजबूत आदमी थे। लेकिन एक चीज से आप लोग अनभिज्ञ है, आप लोगों को मालूम नहीं है कि 15 अगस्त 1947 से आपका 2 साल 11 माह 18 दिन के बाद, ठीक है, 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होने के पहले, ठीक है, जब हम संविधान लागू होने के साथ ही वो सारे कानून, कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका हम पे लागू हुए, उसके पहले नहीं। लेकिन उसके पहले 1 जनवरी 1948 को आजाद भारत का पहला हत्याकांड होता है सरायकेला खरसावां में। कहा जाता है कि इन सारी चीज़ों के बारे में 3 जून के ब्रिटिश एटली के प्लान या फिर इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट के बारे में, उस समय तो सोशल मीडिया तो होते नहीं थे, हमारे आदिवासियों को तो पता नहीं था कि किन किन चीज़ों को अंग्रेज कैसे जा रहे हैं, किन किन शर्तों के साथ जा रहे हैं। तो इस तरह की चीज़ें जब उनको मालूम चली, किनके द्वारा, जयपाल सिंह मुंडा के द्वारा उनको मालूम चली, तो 1 जनवरी 1948 को सरायकेला खरसावां में आदिवासी इकट्ठे हुए और उन पे आज़ाद भारत का पहला हत्याकांड हुआ। बहुत ही भयंकर हत्याकांड हुआ था जिसको, हाँ 1 सेकेंड 2 मिनट, ओके, हाँ, आजाद भारत का पहला हत्याकांड हुआ था। 1 सेकेंड, फैन ऑफ कर दो, फैन ऑफ कर दो, सॉरी, नहीं अभी नहीं, अरे मैं लाइव है, बंद करो, सॉरी।
तो इस प्रकार आज़ाद भारत का पहला हत्याकांड हुआ। और कहा जाता है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो कि उस समय के तत्कालीन गृह मंत्री थे, कथित गृह मंत्री थे, 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ। तो इस प्रकार से 26 जनवरी 1950 के बाद से आदिवासियों पे या फिर रजवाड़ों पे या फिर बाकी जो क्षेत्र है इन सब पे संविधान लागू होना था, कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका लागू होना था, भारत की ज्यूरिडिक्शन लागू होनी थी। लेकिन आपका 1 जनवरी 1948 जिस समय पे संविधान भी लागू नहीं था, उस समय पे गृह मंत्री, तत्कालीन गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जो है 3000 से ज़्यादा आदिवासियों पे गोली चला दी, क्योंकि वह इस चीज़ की मांग कर रहे थे। कहते हैं कि वो मतलब कि अलग राज्य की मांग कर रहे थे, लेकिन वो तो मतलब कि वही जाने जो कि उस समय पे शहीद हो गए कुल मिलाकर, तो वो तो वही जाने। 1 सेकेंड।